तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड आज एक नए टॉपिक पे, एक नए चैप्टर पे रिवीजन वीडियो बनाया जाएगा। और ये जो नया चैप्टर है ये है ऑडिट ऑफ बैंक्स। बिफोर गोइंग टू द रिवीजन, हमने अभी तक जो रिवीजन वीडियोस बनाए हैं वो है पीयर रिव्यू, लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, देन कारो, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, एंड जो सिक्स्थ वीडियो है ये सिक्स्थ वीडियो है ऑडिट ऑफ बैंक से ऊपर। अब मैंने इसके पहले जो 5 वीडियोस बनाए थे वो 5 वीडियोस ऐसे थे कि उसमें मैंने टाइटल में लिखा हुआ था कि CA फाइनल ऑडिट रिविजनरी वीडियो, बट मैंने ये नहीं लिखा था कि ये PM से कवर करे गए हैं। तो मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि अगर आप रिविजन वीडियो बना रहे हो तो आप ये भी बताओ कि आपने कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। अब ये देखने में तो दिख ही रहा है कि मैंने PM यूज़ करी है, बट फिर भी मुझे किसी ने बोला है कि PM आप लिखो टाइटल में, तो बाकायदा मैंने PM लिखा है। एंड इस तरीके से फिर आज मैंने टाइटल को चेंज कर दिया और PM से हम रिवीजन कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ICAI किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। अब पॉइंट ये आता है कि दूसरे सर के भी PDF अवेलेबल अगर मुझे हो तो मैं उन डॉक्यूमेंट्स पे भी वीडियो बना दूंगा, बट मुझे लगा कि पहले इंस्टीट्यूट के पास जो भी मटेरियल है, इंस्टीट्यूट के जो भी मटेरियल है उस मटेरियल पे वीडियो बनाया वो ज़्यादा बेटर है। तो एक बार हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल से गो थ्रू हो जाए, फिर बाद में टेलीग्राम में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है ही, तो कोई से डॉक्यूमेंट जो मुझे लग रहा है, जैसे मुझे लगा कारो में खुशबू संघवी मैम के मेरे को नोट्स अच्छे लगे, उसमें मैंने जो भी पंकज गर्ग सर के जो भी क्वेश्चंस थे, इंस्टीट्यूट के जो भी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट करके एक कंपाइल्ड, एक क्रक्स्ड और एडिटेड नोट्स बना दिए थे मैंने। तो इस तरीके से अगर मैं टेलीग्राम पे सर्च करूँगा, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा नोट्स, तो उस नोट्स को मैं एडिट करके सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। बट ठीक है, अभी हम ऑडिट ऑफ बैंक्स की पढ़ते हैं। हम ऑडिट ऑफ बैंक्स, इसमें 24 क्वेश्चन से वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, देखते हैं, करते हैं उसको ख़त्म। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 है ऑडिट ऑफ बैंक्स। अब एक मिनट, हाँ ठीक है। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 11 है ऑडिट ऑफ बैंक्स, योर फर्म हैज़ अपॉइंटेड एज सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर। आपको सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया है ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। द बैंक फॉलोज फाइनेंशियल ईयर एज अकाउंटिंग ईयर। और बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर है। और स्टेट योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग इशूज विच वर ब्रॉट टू योर नोटिस बाय योर ऑडिट मैनेजर। अब ऑडिट मैनेजर ने कुछ आपको नोटिस करवाया ऑडिट करते दौरान। क्या नोटिस कराया है कि बैंक हैज़ रिकॉग्नाइज एक्रूअल बेसिस इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो जो इनकम है बाय वे ऑफ डिविडेंड, तो इनकम फ्रॉम डिविडेंड तो किस पे, सिक्योरिटीज़ पे और यूनिट्स पे। तो सिक्योरिटीज़ पे और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड पे, तो जो भी ये इनकम आई है, तो ये इनकम है, तो उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया गया। तो डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड वर डिक्लेयर्ड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो है उस एक्रूअल बेसिस पे बुक कर लिया गया है, बट जो ये डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज़ है और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है, ये डिक्लेयर तो आफ्टर द एंड हुए थे। अब जब डिक्लेयर आफ्टर द एंड हुए हैं तो इन्हें एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बुक कैसे कर लिया गया है, तो इस पर हम कमेंट करेंगे, हम हमारे व्यूज़ को स्टेट करेंगे, जो दिया स्टेट योर व्यू। सो it is not prudent practice to treat dividend on share of corporate bodies and units of mutual fund as income unless these are actually received। तो क्या बोला गया है कि जब तक एक्चुअली रिसीव नहीं हो जाता, ये कोई प्रूडेंट प्रैक्टिस नहीं है टू ट्रीट डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ और यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एज इनकम। तो कॉर्पोरेट बॉडी के शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, तो कॉर्पोरेट बॉडी के शेयर्स और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पे जो डिविडेंड है उस इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक वो इनकम एक्चुअली रिसीव नहीं हो जाती। अकॉर्डिंगली इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑफ शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड शुड बी बुक्ड ऑन कैश बेसिस। तो इसलिए कैश बेसिस पे बोला जाता है कि कैश बेसिस पे बुक करो। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अब इधर बात आ गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ऊपर शेयर्स की बात करी हुई थी, तो इधर बात कर ली बॉन्ड और डिबेंचर की। तो शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ की बात करी थी, इधर बात कर रहे हैं फिर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ की। तो उनके रिस्पेक्ट में जो इनकम है, वेयर इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट आर प्री डिटरमाइंड, इनकम कुड बी बुक्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। तो हमने दो चीज़ देख ली, एक तो कैश बेसिस देख लिया और एक एक्रूअल बेसिस देख लिया। कैश बेसिस पे जो चीज़ें हैं वो है कॉर्पोरेट बॉडी के शेयर
पर अगर डिबेंचर और बॉन्ड हो तो एक्रूअल बेसिस पे। फिर बात आती है म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को भी कैश बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी सबको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से है, उसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। Provided interest is served regularly as such is not in arrear. It was further, however, clarified that bank may book income on accrual basis on securities of corporate bodies. लो क्या बोल के रखा है? It was further, however, clarified. एक क्लैरिफिकेशन आ गया होगा कि अगर शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ को अगर एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि बैंक में बुक इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज। तो सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ को अगर एक्रूअल बेसिस पे बुक करना है तो बुक कर सकते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल हैज़ बीन गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो बैंक में बुक इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज तब जब इन रिस्पेक्ट ऑफ विच जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है या रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटीड करके रखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने। तो मैंने अगर किसी को भी एडवांसेस दिए हैं या अगर मेरे को शेयर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ पे अगर मैंने इनकम बुक करना है कि मैंने कॉर्पोरेट बॉडीज़ की सिक्योरिटीज़ परचेस करी है और मुझे इनकम बुक करना है, तो मैं इनकम तभी बुक करूंगा अगर वो गारंटीड बाय, अगर उसका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हो। तो बैंक में बुक इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़। तो बैंक में बुक इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ ऑन एक्रूअल बेसिस। तो बैंक जो है इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़, तो डिविडेंड ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज़, शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ पे जो है डिविडेंड इनकम एक्रूअल बेसिस पे बुक कर सकती है, प्रोवाइडेड डिविडेंड ऑन द शेयर्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय कॉर्पोरेट बॉडी इन द एजीएम। अगर डिविडेंड अगर डिक्लेयर हो चुका है कॉर्पोरेट बॉडी के एजीएम में, तो डिक्लेयर हो चुका है, प्लस ओनर राइट भी स्टैब्लिश हो चुका है टू रिसीव डिविडेंड एज अ पेमेंट, तो दिस इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद द AS9 एज वेल। In the instant case, therefore, the recognition of income of bank on accrual basis is not in order. So, therefore, recognition of income by bank on accrual basis is not in order. तो आप accrual basis पे अगर इनकम बुक कर रहे हो तो ये इन ऑर्डर नहीं है। क्योंकि इन ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि इसने accrual basis पे बुक तो करा है, पर इसने बैलेंस शीट डेट के बाद वो डिक्लेयर हुआ है। अगर आपको बुक करना ही है, अगर बैंक इनकम, अगर आपको डिविडेंड इनकम बुक करनी ही है ऑन शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की बात ही नहीं कर रहा है ये। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड को तो कैश में ही करना है, पर अगर आप शेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ को अगर आपको बुक करना ही है एक्रूअल बेसिस पे, तो सबसे पहले डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए एजीएम में और ओनर का राइट इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए फॉर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो दिस इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद AS9 एज वेल। तो हमने क्या पढ़ा? अब हमने जो भी पढ़ा उसको आप समअप कर देते हैं। समअप हमने ऐसा करा है कि देखो, अगर कॉर्पोरेट बॉडीज़ के जो शेयर है तो उसको तो हम कैश बेसिस पे बुक करेंगे, और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है तो उस यूनिट्स को भी हम कैश बेसिस पे बुक करते हैं। यही लिखा हुआ है कैश बेसिस पे। तो इनकम फ्रॉम डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ और यूनिट ऑफ म्यूचुअल हम कैश बेसिस पे बुक करते हैं। बट इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और जब आती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम एक्रूअल बेसिस पे बुक करते हैं। और अगर बॉन्ड और डिबेंचर की बात आती है तो बॉन्ड और डिबेंचर को भी हम एक्रूअल बेसिस पे बुक करते हैं। ये क्लैरिफाई है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड और डिबेंचर को एक्रूअल बेसिस पे तभी बुक किया जाता है अगर, हाँ, इसके बाद एक फर्दर हाउएवर क्लैरिफिकेशन आया था कि बैंक जो है इनकम कर सकती है एक्रूअल बेसिस पे बुक ऑन सिक्योरिटीज़ ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी। तो इधर शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर की बात नहीं कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़। तो सिक्योरिटीज़ ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ मतलब एक तरीके से शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ की बात कर रहे हैं कि शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ पे वो बुक कर सकती है एक्रूअल बेसिस पे इनकम जब अगर उसका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल वो गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो फिर अगर शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ जो है, अगर शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ को अगर तुमको एक्रूअल बेसिस पे बुक करना है इनकम को, तो तुम बुक कर सकते हो, प्रोवाइडेड गारंटीड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से। अब पॉइंट ये आता है कि बैंक बुक कर सकती है मतलब डिविडेंड ऑन शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज़ को एक्रूअल बेसिस पे, पर सबसे पहले एक्रूअल बेसिस पे बुक करने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि सबसे पहले एक डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए एजीएम में ऑफ द डिविडेंड। तो डिविडेंड का डिक्लेरेशन होना चाहिए फर्स्ट, फिर उसके बाद ओनर का राइट भी स्टैब्लिश हो जाना चाहिए ऑन द पेमेंट ऑफ ऑन द रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड। अब हमने बात करी है कि
जो है एजीएम में बस डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए, प्लस ओनर का राइट भी इस्टेब्लिश हो जाए ऑफ रिसीविंग पेमेंट इज इस्टेब्लिश। जब ओनर का राइट इस्टेब्लिश हो जाता है तो दिस इज ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद AS9, तो ये AS9 के अकॉर्डिंग ही है। तो इन द इंस्टेंट केस देयरफॉर द रिकॉग्निशन ऑफ इनकम बाय बैंक ऑन एक्रूअल बेसिस इज नॉट इन ऑर्डर, तो इसलिए ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बाद हुआ है। तो अगर एक्रूअल बेसिस पे भी बुक करना है तो आपका वो जो एक्रूअल बेसिस पे आप जो बुक कर रहे हो वो इन ऑर्डर नहीं है। अब बैंक ऐसा कंजोर्टियम मेंबर ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ ₹50 करोड़ टू एक्स लिमिटेड, तो बैंक एक कंजोर्टियम मेंबर है ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी। तो एक 3-4 लोगों का ग्रुप था, 3-4 बैंक का ग्रुप था, इन्होंने कैश क्रेडिट फैसिलिटी दी 50 करोड़ की एक्स लिमिटेड को, और बैंक का खुद का शेयर है 10 करोड़ का। अब आखिरी के 2 क्वार्टर में अब मैंने उसको सामने वाले को क्रेडिट दिया, तो मैं तो इंटरेस्ट खाते में चार्ज करूंगा ही। तो टुवर्ड्स इंटरेस्ट द क्रेडिट ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट आर ट्यून टू 1.25 करोड़, 1.75 करोड़ का इंटरेस्ट डेबिट हुआ, मतलब मेरे को और उससे इंटरेस्ट चाहिए। पर जो क्रेडिट हुआ, जो क्रेडिट इन द एक्स अकाउंट था वो तो सिर्फ 1.25 करोड़ ही हुआ। अब बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ लीड बैंक, तो इम्पॉर्टेंट है कि जब इंटरेस्ट जितना रिकवरी नहीं हुई, इंटरेस्ट जितना चार्ज किया उतना ही पेमेंट नहीं आया, तो जो 4-5 मेंबर में एक लीड मेंबर होता है, तो लीड मेंबर क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ लीड बैंक द बैंक हैज़ क्लासिफाइड द अकाउंटिंग ऑफ एक्स लिमिटेड एज परफॉर्मिंग। तो बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ लीड बैंक, तो लीड बैंक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो बैंक है वो क्लासिफाइड द अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड एज परफॉर्मिंग। तो बैंक ने लीड बैंक के सर्टिफिकेट पे अपने जो अकाउंट है उसके अकाउंट को परफॉर्मिंग डिक्लेयर करा। तो क्या परफॉर्मिंग डिक्लेयर करा सर्टिफिकेट ऑफ लीड बैंक पे ज़रूरी है क्या, कर सकते हैं क्या किसी लीड बैंक के सर्टिफिकेट पे मैंने मेरे एडवांसेस, मेरे कंजोर्टियम मेंबर ने अपने अदर एडवांसेस जो है अदर जो कंजोर्टियम मेंबर थे उन्होंने सिर्फ लीड बैंक के सर्टिफिकेट पे अपने एडवांसेस को परफॉर्मिंग बुक कर लिया, जबकि क्लियर कट दिख रहा है कि वो तो इंटरेस्ट जितना भी पेमेंट मेरे को नहीं कर रहा है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, देखते हैं। तो बैंक इज अ कंजोर्टियम मेंबर, वो कंजोर्टियम मेंबर था ऑफ कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 50 करोड़ टू एक्स लिमिटेड। बैंक का खुद का शेयर था 10 करोड़ का। अब लास्ट 2 क्वार्टर अगेंस्ट डेबिट ऑफ 1.75 करोड़ टुवर्ड्स इंटरेस्ट द क्रेडिट ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट आर टू द ट्यून ऑफ 1.25 करोड़। अब सम टाइम्स सेवरल बैंक फ्रॉम अ ग्रुप, तो ग्रुप के जो सेवरल बैंक है, सेवरल बैंक फ्रॉम अ ग्रुप, तो ग्रुप होता है कंजोर्टियम, तो उस ग्रुप में सेवरल मेंबर अंडर द लीडरशिप ऑफ लीड बैंक, तो उस ग्रुप में एक लीडर होगा जिसको लीड बैंक बोलते हैं, टू मेक एडवांसेस टू अ लार्ज कस्टमर ऑन द सेम कंडीशन एंड सिक्योरिटी विद प्रपोर्शनेट राइट। अब इन सच केसेस ईच बैंक में क्लासिफाई द एडवांसेस, तो ईच बैंक जो है वो क्लासिफाई कर सकती है एडवांसेस गिवन बाय इट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एक्सपीरियंस। बोला गया है कि अगर ईच बैंक अपने एडवांसेस जो देती है एज अ पार्ट ऑफ कंजोर्टियम मेंबर, वो भी तो अपने रिस्पेक्ट में प्रपोर्शनेट शेयर पे एडवांसेस दे रही है, तो अगर वो एडवांसेस दे रही है तो अकॉर्डिंग टू दी ओन एक्सपीरियंस वो उसको बुक करेगी परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग। तो अकॉर्डिंग टू ओन एक्सपीरियंस ऑफ रिकवरी एंड अदर फैक्टर, तो रिकवरी फैक्टर देखेगी या अदर देखेगी, उसके हिसाब से वो परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग बुक करेगी। सिंस इन द लास्ट 2 क्वार्टर द अमाउंट रिमेन्स आउटस्टैंडिंग एंड दस इंटरेस्ट अमाउंट शुड बी रिवर्स्ड। अब इन द लास्ट 2 क्वार्टर, जब हम अगर आखिरी के 2 क्वार्टर की बात करें तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था ना, उतना पेमेंट तो नहीं आया, इंटरेस्ट इतना पेमेंट तो नहीं आया, तो अमाउंट को तो रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि रिवर्स इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट जितना ही क्रेडिट नहीं हुआ। तो सबसे पहले अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट शुड बी रिवर्स्ड, मतलब जो मैंने बुक करके रखी थी इनकम, वो इनकम भी मेरे को रिवर्स करनी पड़ेगी क्योंकि ये अकाउंट हो चुका है NPA। दिस इज डिस्पाइट द सर्टिफिकेट ऑफ लीड बैंक टू क्लासिफाई डेट द अकाउंट एज परफॉर्मिंग, अकॉर्डिंगली द अमाउंट शुड बी शोन एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो डिस्पाइट ऑफ द सर्टिफिकेट में भले ही बोला हो, डिस्पाइट ऑफ द सर्टिफिकेट में भले ही बोला हो कि इसको परफॉर्मिंग बुक करो, पर मेरा जो एक्सपीरियंस है रिकवरी का, मुझे ये लग रहा है कि नॉन परफॉर्मिंग है, वो साफ साफ ये फैक्ट शो कर रहे हैं, तो उस केस में फिर जो है मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट उसको बुक करूँगा। तो इस तरीके से हमने पहला वाला क्वेश्चन ओवर किया है। तो अब आती है बात सेकेंड क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द इनकम रिकॉग्नाइज इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ अ बैंक। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होती है बैंक की, तो उस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बैंक की होती है उसमें इनकम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, तो हमको तो ये पता है कि कैश बेसिस पे करते हैं, पर बात ये है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बारे में बात करी है, तो कौन कौन से एसेट जो बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है तो उस पर कैटेगराइजेशन दे के रखा है। तो क्यों ना इसको समझते हैं कि किस तरीके से बैंक किस तरीके से इस आंसर्स को
लिखा गया है। सो एक मिनट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 ना, ओके चलो। सो एज पर द मास्टर सर्कुलर इशूड बाय आरबीआई, आरबीआई ने बाकायदा मास्टर सर्कुलर इशू किया रिलेटिंग टू, किसके रिलेशन में मास्टर सर्कुलर इशू किया, रिलेटिंग टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स, रिलेटिंग टू प्रूडेंशियल नॉर्म ऑन इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। तो इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग। तो इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। फिर रिलेटिंग टू एडवांस, द बैंक में बुक इनकम इन द फॉलोइंग मैनर। तो इस तरीके से जो बैंक है वो फॉलोइंग मैनर में इनकम को बुक कर सकती है। तो इनकम फ्रॉम एनपीए इज नॉट रिकॉग्नाइज ऑन एक्चुअल बेसिस बट इज बुक्ड एज इनकम ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव। तो यही बोला गया है कि जो इनकम फ्रॉम एनपीए है ये एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको एक्चुअल रिसीव बेसिस रिकॉर्ड करते हैं, इसको एक्चुअल रिसीव बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। एंड हाउएवर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससी, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, लाइफ पॉलिसीज may be taken to income account on the due date provided adequate margin is available in the account. सो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इनकम फ्रॉम एनपीए इज नॉट रिकॉग्नाइज ऑन एक्रूअल बेसिस। तो इनकम फ्रॉम एनपीए है, इसको एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसको कैश बेसिस पे करेंगे। पर हाउएवर, अब हाउएवर की बात करी तो कुछ एक्सेप्शन आ गए कि इनकम ऑन एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट। अब हो सकते हैं कि जो मैंने एडवांसेस दिए हैं वो भले जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, बट वो एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी ली थी, वो सामने वाले ने सिक्योरिटी में टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट दे दिए। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में हो सकता है एडवांसेस? अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट या एनएससी, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में मैंने कुछ एडवांसेस दिए हो। तो मे बी टेकन इनटू इनकम अकाउंट ऑन ड्यू डेट, तो मे बी टेकन टू इनकम। तो इनकम हम कैश बेसिस पे नहीं करते हुए हम ड्यू डेट पे ही इनकम बुक कर देंगे, प्रोवाइडेड अगर एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल। अगर एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल था तो मैं उस इनकम को जो है उस इनकम को मैं जो है एक्रूअल बेसिस पे बुक कर लूँगा। अब ये ट्रक निकल रहा था, आवाज़ आ रही थी, तो इस तरीके से मेरे को बार बार पार्डन करना पड़ा। आपको आवाज़ समझ में आ गई ना? वो थोड़ा बहुत इशू आएगा माइक का। अब ड्यूरिंग द लॉकडाउन मार्केट भी अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, तो मेरे पास जो माइक है इतना प्रॉपर नहीं है। मुझे सजेस्ट किया गया है कि आप कोई सा एक MP3 करके एक माइक है, वो माइक लेकर आना, तो उस तरीके से जो सराउंड साउंड है वो सराउंड साउंड भी कम हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर बात आती है फीस एंड कमीशन अर्न बाय बैंक एज अ रिजल्ट ऑफ रीनेगोशिएशन और रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन एन एक्रूअल बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर बैंक ने कुछ आउटस्टैंडिंग डेब्ट को रीनेगोशिएट करा और रीशेड्यूल करा, बैंक को पैसे लेने होंगे तो कुछ आउटस्टैंडिंग डेब्ट है तो बैंक ने उसको रीनेगोशिएट करा कि चलो तू 3 साल में नहीं तो 5 साल में पे कर दे, तो या रीशेड्यूलमेंट करा, तो उस केस में जो बैंक ने फीस एंड कमीशन चार्ज किया होगा, फीस एंड कमीशन जो है वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय द रीनेगोशिएटेड और रीशेड्यूल्ड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय द रीनेगोशिएटेड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, तो 3 साल को रीनेगोशिएट करके 5 साल कर दिया गया है, तो फीस एंड कमीशन जो है वो 5 साल का जो है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय द रीशेड्यूल्ड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट उसमें वाइफरकेटेड हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग पीरियड है, सिंपल सी बात है, रिमेनिंग पीरियड में वो वाइफरकेटेड हो जाएगी। इफ़ द गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस बिकम एनपीए, अगर गवर्नमेंट के गारंटीड एडवांसेस अगर एनपीए हो जाते हैं, then interest on such advances should be not taken into income unless the interest has been realized। तो भले वो एडवांसेस है वो गवर्नमेंट ने गारंटी करके दिए हुए थे, तो भले वो एडवांसेस है जिसमें गवर्नमेंट की गारंटी है, पर वो अगर एनपीओ हो चुके हैं तो उस पर इंटरेस्ट को कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमने गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में 2-3 चीज़ें देखी। हमने देखा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को हम जो है एक्रूअल बेसिस पे बुक करेंगे। गवर्नमेंट के गारंटीड एडवांसेस जो है उसको हम अगर एनपीओ हो जाते हैं तो हम उसको कैश बेसिस पे बुक करेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी या पीएसयू जिसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट या इंटरेस्ट का रीपेमेंट जो है अगर गवर्नमेंट ने बताया है तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में जो है जो इनकम है वो इनकम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते हुए
उसको हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 ओवर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पढ़ा अपन ने कि एनपीए जो है, एनपीए की जो इनकम है वो एनपीए की इनकम जो है कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होगी, पर अगर एडवांसेस है वो अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इंदिरा विकास पत्र है, किसान विकास पत्र है या लाइफ पॉलिसीज है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो एडवांसेस है उस पर जो इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट को हम एक्रूअल बेसिस पे बुक कर सकते हैं। फीस कमीशन या फीस कमीशन जो है, फीस कमीशन जो रीनेगोशिएशन या रीनेगोशिएशन एडवांसेस पे जो फीस एंड कमीशन होता है उसको हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और स्प्रेड करते हैं ओवर द टाइम कवर्ड बाय द रीनेगोशिएटेड या एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, रीशेड्यूल्ड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। फिर बात आती है कि गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस अगर एनपी हो जाते हैं, तो अगर गवर्नमेंट के गारंटीड एडवांसेस अगर जो है वो एनपी हो जाते हैं तो उसको भी हम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो अब जो है अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। होप तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। इसको हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे, जब ये पूरे सारे क्वेश्चन ओवर हो जाएंगे इसको वापस रिवाइज कर दिया जाएगा, आपको वापस से वो आ जाएगा, दिमाग में सब आ जाएगा, तो पेशेंस रखिएगा, सब आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ बैंक। जो है, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें रटने की हो सकती है तो वो चीज़ रटनी पड़ेगी और टेक्स्ट में जैसा देकर रखा है वैसा उसको समझ के तोड़ मरोड़ के हम उसको समझ लेंगे, ठीक है। तो डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस। अब बैंक को फॉलोइंग बैलेंसेस दे के रखे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बैंक, तो उसमें फॉलोइंग बैलेंसेस दे के रखे हैं। अब डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, तो प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन है किसकी वेरिफिकेशन की प्रोसीजर क्या होगी, जैसे कि ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइस। जो ड्राफ्ट पे करे हैं बैंक ने विदाउट एडवाइस, जनरली जब ड्राफ्ट पे होते हैं तो एडवाइस के साथ पे होते हैं। अब ड्राफ्ट पे हुए हैं विदाउट एडवाइस, तो इस पर ऑडिट प्रोसीजर कैसे लगाई जाएगी। प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन कैसे पता कर पाएंगे, किस तरीके से हम ऑडिट प्रोसीजर लगाएं ये वेरीफाई करने के लिए कि कुछ ड्राफ्ट पे हुए क्या विदाउट एडवाइस, या ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के रिस्पेक्ट में हम क्या वेरिफिकेशन प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। तो इन सिंपल सी बात है, इधर वेरिफिकेशन प्रोसीजर पूछा गया है। अब ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइस, the bank is in the nature of the balance is in the nature of suspense account is as much as it represent payment made on account of draft issued by other branches for which the relevant advice from those branches have not been received। सबसे पहले ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइस, तो जो ये बैलेंस है इज इन द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो जो बैलेंस है इसका नेचर क्या है, इज इन द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट in as much as it represent payment made on account of draft। हमने on account of draft कुछ पेमेंट करा है, तो on account of draft issued by other branch, तो जो ड्राफ्ट इशू करे थे वो किसी अदर ब्रांच ने इशू करे थे और पेमेंट हमने करा है, तो रिप्रेजेंट पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ड्राफ्ट इशूड बाय अदर ब्रांचेस। तो ड्राफ्ट जो है जो अदर ब्रांच ने इशू करे थे और आपने उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट करा है, बट फॉर विच रिलेवेंट एडवाइस फ्रॉम दोज ब्रांचेस हैव नॉट बीन रिसीव्ड। ड्राफ्ट इशू हुए थे, पेमेंट हमने करा है, पर उनकी तरफ से कोई रिलेवेंट एडवाइस नहीं आई है, हैव नॉट बीन रिसीव्ड। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि उनकी एडवाइस क्यों नहीं आई, और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि बिना एडवाइजेस के जो है पेमेंट कैसे हो गया। तो हमको सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा ऑपरेटिंग इन द बैंक। इन दिस रिस्पेक्ट द टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हैज़ टू बी मेड मेनली विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग। तो हमको कौन कौन से एरियाज में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। द सिस्टम ऑफ वेरीफाइंग द अथॉरिटी ऑफ द ड्राफ्ट बाय रेफरेंस टू स्पेसिमेन सिग्नेचर। द सिस्टम, अभी जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो बाकायदा उसमें सिस्टम की बात करके रखी, तो सबसे पहले द सिस्टम ऐसा बोल के रखा है। तो द सिस्टम ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ड्राफ्ट, द सिस्टम ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ड्राफ्ट बाय रेफरेंस टू स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ द साइनिंग अथॉरिटी। द सिस्टम ऑफ वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ड्राफ्ट, हमको ये सिस्टम देखना है कि जो ड्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी को हमको चेक करना है। अगर ड्राफ्ट इशू हुआ है और बिना एडवाइसेस के पेमेंट हो गया है तो सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखने पड़ेंगे, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में पहला सिस्टम ये है कि ड्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करो कि
जो है कैसे हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई बाय रेफरेंस टू स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ द साइनिंग अथॉरिटी एंड द प्राइमा फेसी करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द ड्राफ्ट इन ऑल रिस्पेक्ट. तो वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ ड्राफ्ट बाय रेफरेंस टू स्पेसिमेन सिग्नेचर, हम स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द साइनिंग अथॉरिटी, हम उसकी सिग्नेचर को चेक करेंगे. हम ये देखेंगे कि ड्राफ्ट जो है वो ऑल रिस्पेक्ट में करेक्ट और कंप्लीट है कि नहीं है. तो हम क्या देखेंगे, हम स्पेसिमेन के सिग्नेचर को हमारी सिग्नेचर बुक से चेक करेंगे. हम ये देखेंगे कि जो ड्राफ्ट इशूड हुआ है वो करेक्ट इशू हुआ है कि नहीं हुआ है और कंप्लीट इशू हुआ है कि नहीं हुआ है. उसको हम देखेंगे ऑल एस्पेक्ट में कि ड्राफ्ट ऑल एस्पेक्ट में प्रॉपरली इशू करा था कि नहीं करा था अदर ब्रांचेस में. द सिस्टम ऑफ को रिलेटिंग ड्राफ्ट पेड विद द एडवाइजर सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड. अब हो सकता है कि हमने कोई ड्राफ्ट पे करे और एडवाइस हमको बाद में आए हो, तो एडवाइस कभी पहले आ जाते हैं बाद में आ जाते हैं, तो हम वो को रिलेट करना पड़ता है कि अच्छा 1 तारीख को कोई सा ड्राफ्ट पे हुआ है तो फिर वो इस पर सब्सिक्वेंट एडवाइस आई होगी, तो हम ये देख लेते हैं कि इस पर एडवाइस आई है कि नहीं है. एंड द सिस्टम ऑफ सेंडिंग रिमाइंडर्स वेयर एडवाइसेस आर नॉट रिसीव्ड, और अगर एडवाइसेस रिसीव नहीं हुई हैं तो विद इन अ रीजनेबल टाइम तो रिकॉर्ड द रीज़न, हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीज़न कि भैया एडवाइसेस क्यों नहीं रिसीव हुई, तो हमको रिमाइंडर भी सेंड करने पड़ेंगे. द कंपोजिशन ऑफ द बैलेंस अपीयरिंग इन दिस अकाउंट शुड बी वेरीफाइड विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू एनी लॉन्ग आउटस्टैंडिंग आइटम. द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस अपीयरिंग इन दिस अकाउंट की जो ड्राफ्ट है जो पेड है विदाउट एडवाइस should be verified with the particular reference to any long outstanding item. The auditor should verify whether the item appearing in this account have been subsequently cleared on receipt of the relevant advices. ऑडिटर को ये वेरीफाई करना पड़ता है कि जो आइटम है इस अकाउंट में अपीयर हो रहे हैं क्या सब्सिक्वेंटली क्लियर हो चुके हैं, क्या सब्सिक्वेंटली एडवाइजेस आ चुके हैं. इट वुड बी यूजफुल टू हैव ऑन रिकॉर्ड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेई ऑफ सच ड्राफ्ट. और ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ पेई ऑफ सच ड्राफ्ट. तो पेई ऑफ सच ड्राफ्ट जो है, पेई का नाम जो है ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ पेई ऑफ सच ड्राफ्ट. द ऑडिटर में ऑल्सो सीक कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सच आउटस्टैंडिंग केसेस. और ऑडिटर को आउटस्टैंडिंग केसेस जो है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर को कन्फर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन भी सीक कर लेनी चाहिए. तो इस तरीके से जो है हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, ड्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी हम चेक करेंगे, सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में हम को रिलेट करेंगे कि जो ड्राफ्ट पे हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में सब्सिक्वेंट एडवाइसेस आई है कि नहीं आई है, और अगर नहीं आई है तो हम उसको रिमाइंडर करेंगे, हम रीज़न रिकॉर्ड करेंगे. हम ये चेक करेंगे कि जो आइटम्स जो ऑडिटर को वेरीफाई करेगा कि जो ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइस, तो एडवाइस बाद में आई है कि नहीं आई है, और बाकायदा पेई ऑफ द ड्राफ्ट का रिकॉर्ड भी होना चाहिए. और ऑडिटर में ऑल्सो सीक कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. अब इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन है रिलेटिंग टू सच आउटस्टैंडिंग केसेस मतलब जिसमें एडवाइजेस आउटस्टैंडिंग है, तो उसके रिस्पेक्ट में कन्फर्मेशन मिल जाना चाहिए ट्रांजेक्शन और कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सच आउटस्टैंडिंग केसेस, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर को कन्फर्मेशन ले लेना चाहिए. अब आती है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. इन द फाइनल बैलेंस शीट ऑफ द बैंक in the final balance sheet of the bank, this balance represent the difference between interbranch debit and credit and should normally comprise items which are in transit on the closing date. अब इन द फाइनल बैलेंस शीट ऑफ द बैंक के फाइनल बैलेंस शीट में दिस बैलेंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन इंटर ब्रांच डेबिट एंड क्रेडिट. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट यही है, ये जो बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ये बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बैलेंस रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन, ये जो लिखा हुआ ना बैलेंस अपीयरिंग, तो बैलेंस अपीयरिंग ड्राफ्ट पेड विदाउट एडवाइस और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ये जो बैलेंस है ये बैलेंसेस जो है रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन इंटर ब्रांच डेबिट एंड क्रेडिट एंड शुड नॉर्मली कंप्राइज आइटम विच आर इन ट्रांजिट एज ऑन क्लोजिंग डेट. तो जो बैलेंस है वो बैलेंस कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन, तो बैलेंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन इंटर ब्रांच डेबिट एंड क्रेडिट. ये जो बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस, ये बैलेंस रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस है. अब ये डिफरेंस बिटवीन क्या हो सकता है, इंटर ब्रांच डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में शो कर रहा है. एंड शुड नॉर्मली कंप्राइज आइटम विच आर इन ट्रांजिट, और बेसिकली जो ट्रांजिट वाले आइटम्स है वो ट्रांजिट वाले आइटम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में शो होते हैं एज ऑन क्लोजिंग डेट. और एज ऑन क्लोजिंग डेट कुछ ट्रांजिट वाले अमाउंट जो है वो ट्रांजिट वाले अमाउंट एज एन आउटस्टैंडिंग एज एन एडजस्टमेंट अकाउंट शो होते हैं. This account is one which is most commonly used by unscrupulous person in committing a fraud. अब ये अकाउंट ऐसा है कि ये अनस्क्रपलस पर्सन को फ्रॉड कमिट करने में इस टाइप के अकाउंट्स को यूज़ कर सकते हैं.
तो वेरिफिकेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ देयरफॉर अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसका वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो जो प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन है वो एज फॉलोज है कि सी डेट ऑल ब्रांच अकाउंट आर पीरियडिकली रिकनसाइल्ड, तो सारे जो ब्रांच अकाउंट है वो पीरियडिकली रिकनसाइल्ड हो, तो सारे ब्रांच अकाउंट जो है पीरियडिकली रिकनसाइल्ड हो। तो सी दैट ऑल ब्रांच अकाउंट आर पीरियडिकली रिकनसाइल्ड। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करना चाहिए, हमको वेरिफिकेशन में क्या करना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि हमको पीरियडिकली देखना चाहिए कि सारे जो ब्रांच अकाउंट है वो पीरियडिकली रिकनसाइल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हर महीने रिकनसाइल्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बाकायदा ये देखना चाहिए कि हर महीने कुछ बैलेंस तो नहीं दिखा रहा है एडजस्टमेंट का, जिसमें एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो अगर इसको पीरियडिकली रिकनसाइल कर दो। Check all adjustment in the account and ensure that adjustment are done properly and supported by adequate documentary evidence as to its validity. Check सारे जो एडजस्टमेंट है इन द अकाउंट, चेक ऑल एडजस्टमेंट इन द अकाउंट, चेक all adjustment in the account and ensure that adjustment are done properly and supported by adequate documentary evidence as to its validity. तो हमको चेक करना पड़ता है कि जो सारे एडजस्टमेंट है वो सारे एडजस्टमेंट इन अकाउंट होने चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं वो सपोर्टेड बाय एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, ताकि एक समझ में आए कि यार मैंने ये एडजस्टमेंट क्यों करा है। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंस है वो बैलेंस तो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन इंटरब्रांच डेबिट और क्रेडिट। तो ये हो सकता है ट्रांजिट वाले आइटम, जो ये अनस्क्रप्लस पर्सन इसी अकाउंट से जो है फ्रॉड कमिट करते हैं। तो ये बहुत ही रिस्क प्रोन जो है एरिया, रिस्की एरिया है। तो वेरिफिकेशन ऑफ दिस अकाउंट करना बहुत ज़रूरी है। और वेरिफिकेशन के प्रोसीजर में हमने पढ़ा कि जो ब्रांच अकाउंट है वो रिकनसाइल होना चाहिए और जो एडजस्टमेंट जो करने हैं वो एडजस्टमेंट जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ एडजस्टमेंट होना चाहिए। एंड वेरीफाइड डेट रिवर्सल एंट्रीज आर मेड, और वेरीफाइड डेट कि जो रिवर्सल एंट्री करी है अंडर प्रॉपर अथॉरिटी करी है कि नहीं करी है, एंड आफ्टर ड्यू एक्सप्लेनेशन एंड एडवाइस। तो जो रिवर्सल एंट्रीज जो भी होती है, वेरीफाइड डेट द रिवर्सल एंट्रीज आर मेड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। जो भी रिवर्सल एंट्री होती है वो प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर होनी चाहिए। और बाकी आफ्टर ड्यू एक्सप्लेनेशन एंड एडवाइस, एडवाइस मिलने के बाद और बाकायदा एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है, तब जाके एक प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर जो है ये रिवर्सल एंट्री पास होती है। क्योंकि रिवर्सल एंट्री को सही नहीं माना जाता है, रिवर्सल एंट्री माना जाता है कि कोई सा फ्रॉड इसमें इन्वॉल्व है। तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि अगर रिवर्सल एंट्री करी है तो प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर करी है कि नहीं करी है, प्रॉपर इसका जस्टिफिकेशन है कि भी नहीं है कि रिवर्सल एंट्री क्यों करी गई है, और प्रॉपर एडवाइसेस इसको मिली है कि नहीं मिली थी आफ्टर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस। सॉरी, एडवाइसेस की जगह प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एविडेंस। तो प्रॉपर उसको एविडेंस मिले हैं कि नहीं मिले हैं, प्रॉपर एविडेंस के बेसिस पे उसने रिवर्सल एंट्री करी है कि नहीं करी है। क्योंकि रिवर्सल एंट्री यूँ नहीं करी जाती है, ऐसा अलाउड नहीं रहता है। तो हमने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की ये सब चीज़ें पढ़ी कि पीरियडिकली इसको रिकनसाइल करना चाहिए, पीरियडिकली हमको ब्रांच अकाउंट को रिकनसाइल करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो सारे एडजस्टमेंट हैं हमको सारे एडजस्टमेंट को चेक करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि सारे जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपरली हो गए हों, और एडिक्वेटली जो डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से सारे एडजस्टमेंट जो है वो सपोर्टेड हो। तो एज अ ब्रांच ऑडिटर ऑफ द नेशनलाइज बैंक, हाउ वुड यू वेरीफाई द फॉलोइंग एडवाइसेस टू .com कंपनीज। अब जब बात आती है एडवांसेस टू .com कंपनीज, तो एज अ ब्रांच ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज बैंक हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम क्या वेरीफाई करना है, हमको वेरीफाई करना है एडवांसेस टू .com कंपनीज। अब .com कंपनीज में जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन ये सब आते हैं, तो एडवांसेस उनको कैसे दें। ई कंपनीज है, ई कॉमर्स कंपनीज है, तो ये उनकी बात कर रहे हैं, तो हम उनको कैसे एडवांसेस दें। तो एडवांसेस टू .com कंपनीज, तो इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन जनरल टू ascertain whether an advance is made only after satisfying himself as to the credit worthiness। तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना चाहिए, क्या इवेल्युएट करना चाहिए, एफिकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और ये चेक करना चाहिए कि जो एडवांसेस है वो बैंक सेटिस्फैक्शन के बाद ही एडवांसेस दे रही है ना, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को तो चेक कर लो ऑफ द बॉरोवर, और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आप एक बार सैंक्शन तो ले लो, और फिर जब सैंक्शन मिलता है तो सैंक्शन के बाद आप एडवांसेस दे दो। तो आप उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करो बाकायदा। आप सैंक्शनिंग अथॉरिटी से एक सैंक्शन लेटर जब आपको मिल जाता है, आपको अथॉरिटी लेटर मिल जाता है, तो आप ऐसा कीजिए, फिर आप एडवांस जो है एडवांस दे दीजिए, द सैंक्शन फॉर एन एडवांस। तो मस्ट स्पेसिफाई, अब वो जो लेटर है, जो इंगेजमेंट लेटर है, इंगेजमेंट लेटर तो नहीं बोल सकते, जो लेटर है टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें लिखी हुई रहती है, जिसमें जो लोन के रिस्पेक्ट में जो सैंक्शन लेटर है, तो सैंक्शन लेटर अमंग अदर थिंग द लिमिट ऑफ बोरोइंग मस्ट स्पेसिफाई द लिमिट ऑफ बोरोइंग, कि किस लिमिट तक आप बोरोइंग कर सकते हो, आपको सिक्योरिटी जो आप प्रोवाइड करनी है, नेचर ऑफ सिक्योरिटी, मार्जिन कितना
हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट क्या रहेगा, टर्म्स ऑफ रिपेमेंट क्या रहेगा, बाकायदा उस लेटर में दिया जाएगा। एंड ऑल्सो सीडेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट ऑफ लोन जो हमको लगते हैं, जैसे कि डिमांड प्रॉमिसरी नोट है, हाइपोथिकेशन के लेटर्स है, वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गए हैं बाय द पार्टीज बिफोर द एडवांसेस आर मेड। तो बिफोर द एडवांसेस ऑफ मेड आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना चाहिए, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी चाहिए, बाकायदा जो है आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन फ्रॉम अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बाकायदा उसको सैंक्शन करती है। एडवांस अब सैंक्शन करते हैं तो बाकायदा एक सैंक्शन लेटर इशू होता है, और सैंक्शन लेटर में बाकायदा ये सब चीज़ें रहती है, डिटेल्स रहती है, और सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर देना पड़ेगा जिस पार्टी को लोन चाहिए। बिफोर एडवांसेस आर मेड, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपर नेसेसरी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे लोन दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो एग्जामिन लोन डॉक्यूमेंट सच ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, रिजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर। ओके, अब एग्जामिन करना पड़ेगा। ऊपर हमने पढ़ा नेसेसरी डॉक्यूमेंट, इधर ये बोल रहा है कि आपको लोन डॉक्यूमेंट एग्जामिन करना पड़ेंगे, जैसे कि सर्टिफिकेट कि आपका बिजनेस कमेंस हो चुका है और आपको लोन चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप बिजनेस कमेंस करने वाले हो और उसके लिए आपको लोन चाहिए रहेगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बोर्ड का रिजोल्यूशन और शेयर होल्डर का रिजोल्यूशन कि भैया कंपनी को लोन लेना है, ये लो बोर्ड ने भी अप्रूव कर दिया है, शेयर होल्डर ने भी अप्रूव कर दिया है, और हम हमारा बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देखते हुए, और ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखते हुए, लोन डॉक्यूमेंट को देखते हुए एग्जामिन करते हैं और उसके बेसिस पे लोन दिया जाता है। वेरीफाई द बिजनेस प्लान ऑफ द कंपनी स्पेशली वेयर द रेवेन्यू मॉडल इज इन प्लेस। वेरीफाई करो, ऑडिटर को वेरीफाई करना चाहिए कि जो एडवांसेस जो दे रही है .com कंपनीज, तो .com कंपनी वेरीफाई करती है कि नहीं, चेक करती है कि नहीं करती उनका बिजनेस प्लान और उसका रेवेन्यू मॉडल। वेरीफाई वेदर द कंपनी डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन आउटस्टैंडिंग फंडिंग और कैन सेल्फ जनरेट फंड। क्या कंपनी जो है वो आउटस्टैंडिंग फंडिंग में इन्वॉल्व है कि ये सेल्फ भी जनरेट कर सकती है फंड। अब एग्जामिन इन केस द सिक्योरिटी इज़ इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज, और अगर सिक्योरिटी जो है सामने वाले ने सिक्योरिटी दी होगी एडवांसेस के लिए, तो सिक्योरिटी एग्जामिन करनी पड़ती है कि जो सिक्योरिटी दी गई है इज इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज अपार्ट फ्रॉम मॉर्गेज डीड और लेटर ऑफ इंटेंट टू क्रिएट मॉर्गेज। तो एग्जामिन इन केस ऑफ सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज अपार्ट फ्रॉम मॉर्गेज डीड, जो इंग्लिश मॉर्गेज में लगता है, और अपार्ट फ्रॉम लेटर ऑफ इंटेंट टू क्रिएट मॉर्गेज। तो मॉर्गेज डीड या लेटर ऑफ इंटेंट टू क्रिएट मॉर्गेज इन केस ऑफ इक्विटेबल मॉर्गेज। तो इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में मॉर्गेज डीड की जगह लेटर ऑफ इंटेंट लगता है, और मॉर्गेज जो रहता है जो एक रहता है इंग्लिश मॉर्गेज, तो इंग्लिश मॉर्गेज के केस में मॉर्गेज डीड लगता है। तो अपार्ट फ्रॉम वो मॉर्गेज डीड और लेटर ऑफ इंटेंट, द एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये भी एविडेंस चाहिए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हो चुका है कि नहीं हो चुका है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो मॉर्गेज डीड और लेटर ऑफ इंटेंट के अलावा ये भी चेक करना पड़ता है कि चार्ज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि नहीं हो चुका है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, कि जो तुम्हारे नाम पर था तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हो चुका है कि नहीं हो चुका है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ एडवांस अकाउंट टू सी द लिमिट इज़ नॉट जनरली एक्सीड। तो रिव्यू द ऑपरेशन ऑफ एडवांस अकाउंट, तो जो हमने एडवांसेस दिए हैं उसका अकाउंट की बात करें एडवांस अकाउंट, तो जो भी हमने एडवांसेस दिए हैं उसके ऑपरेशन को रिव्यू करना है और ये देखना है कि ये लिमिट से ज़्यादा तो नहीं चले जाता है, या तो लिमिट से ज़्यादा तो नहीं चले जाता है, या तो हमको ये देख लो कि ये कोई स्टैगनेंट तो नहीं रहता है। द कस्टमर इज़ नॉट ड्रॉइंग अगेंस्ट डिपॉजिट विच आर नॉट फ्री फ्रॉम लीन, दैट द कस्टमर इज़ नॉट ड्रॉइंग अगेंस्ट डिपॉजिट विच आर नॉट फ्री फ्रॉम लीन। तो कस्टमर जो है इज़ नॉट ड्रॉइंग अगेंस्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट होते हैं जो लीन में होते हैं, जिसको बोलते हैं हम फ्री फ्रॉम लीन, जो लीन में नहीं होते हैं। तो फ्री फ्रॉम लीन का मतलब होता है कि जो लीन में नहीं है, मतलब फ्री फ्रॉम लीन, तो हमने उसको कब्जे में नहीं लिया है, वो फ्री है, तो मतलब वो फ्री है। तो क्या देखना है इसमें, कस्टमर इज़ नॉट ड्रॉइंग अगेंस्ट डिपॉजिट विच आर नॉट फ्री फ्रॉम लीन, मतलब कि जो लीन में है, जो फ्री नहीं है, उसके अगेंस्ट में डिपॉजिट नहीं जो है डिपॉजिट नहीं ड्रॉ कर सकते। तो डिपॉजिट विच आर एडवांसेस नहीं ड्रॉ कर सकते, मीन्स डिपॉजिट विच आर नॉट फ्री फ्रॉम लीन। तो जिस डिपॉजिट के अगेंस्ट में एडवांसेस दिए गए हैं, तो जो डिपॉजिट है विच आर नॉट फ्री फ्रॉम लीन, तो जो
लीन में है, जो कब्जे में है, उसके अगेंस्ट में ड्राइंग नहीं होनी चाहिए। तो कस्टमर इज़ नॉट ड्राइंग अगेंस्ट डिपॉजिट्स विच आर नॉट फ्री फ्रॉम लीन, मतलब डिपॉजिट जो कब्जे में है। क्या तो इसका ऐसा समझ सकते हैं कि जो फ्री फ्रॉम लीन नहीं है। अब जो फ्री फ्रॉम लीन नहीं है इसका मतलब यही होता है कि जो लीन में है, तो जो डिपॉजिट है जो लीन में है उसके अगेंस्ट में ये चेक करो कि कस्टमर उसके अगेंस्ट में तो एडवांसेस नहीं ड्रॉ कर रहा है। द अकाउंट इज नॉट विंडो ड्रेस्ड बाय रनिंग डाउन ओवरड्राफ्ट एट द ईयर एंड अगेन ड्रॉइंग फर्दर एडवांसेस इन द न्यू ईयर। और ये अकाउंट विंडो ड्रेस नहीं होना चाहिए। विंडो ड्रेस जैसे कैसे करते हैं कि ईयर एंड में तो रनिंग डाउन ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं, ईयर एंड में क्या करते हैं वो रनिंग डाउन कर देते हैं ओवरड्राफ्ट, और ये बताते हैं कि हम तो प्रॉपरली एडिक्वेट टाइम पे सब पेमेंट कर देते हैं, और अगेन ड्रॉइंग फर्दर एडवांसेस, और ईयर के बाद जो है वापस फर्दर एडवांसेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले तो ओवरड्राफ्ट को रनिंग डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस फर्दर एडवांसेस ले लेते हैं। तो ऐसा विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए। तो बाकायदा ये सब चाहिए, ये सब रिव्यू करना चाहिए। एग्जामिन वेदर देयर इज अ हेल्दी टर्नओवर इन द अकाउंट, देखो कि बाकायदा हेल्दी टर्नओवर है कि नहीं अकाउंट में। इट शुड बी सीन दैट द फ्रीक्वेंसी एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन द अकाउंट आर कमेंजुरेट विद द सैंक्शन लिमिट। इट शुड बी सीन, इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी और अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन द अकाउंट आर कमेंजुरेट विद द सैंक्शन लिमिट। तो जो एडवांसेस हमने सैंक्शन किए हैं, जो क्रेडिट हमने सैंक्शन किया है, जो फ्रीक्वेंसी और अमाउंट ऑफ क्रेडिट है इन द अकाउंट आर कमेंजुरेट विद द सैंक्शन लिमिट। सैंक्शन लिमिट के अकॉर्डिंग ही क्रेडिट हो रहा है एंड द नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ऑफ द बोरोवर। तो आर कमेंजुरेट, देखो क्या बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस का वॉल्यूम कैसा है। अगर बिजनेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो क्रेडिट भी ज़्यादा होंगे, अमाउंट ऑफ क्रेडिट ज़्यादा होंगे। तो देखो कि वो सैंक्शन लिमिट के कमेंजुरेट में ही हो रहा है ना क्रेडिट, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि नहीं है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के हिसाब से। एनी अनयूजुअल आइटम इन दी अकाउंट शुड बी केयरफुली एग्जामिन बाय द ऑडिटर। और बाकायदा जो एडवांसेस के अकाउंट है उस अकाउंट्स में अगर कुछ अनयूजुअल आइटम मिलते हैं तो उसको ऑडिटर को केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए। इफ़ द ऑडिटर रिव्यू इंडिकेट एनी अनहेल्दी ट्रेंड, तो अगर ऑडिटर ने रिव्यू कराया, ऑडिटर का रिव्यू जो इंडिकेट कर रहा है कि कुछ अनहेल्दी ट्रेंड है या कुछ अनयूजुअल आइटम है, द अकाउंट शुड बी फर्दर एग्जामिन, तो अकाउंट को फर्दर एग्जामिन करा जाएगा। अब द ऑडिटर्स एग्जामिनेशन शुड ऑल्सो कवर ट्रांजेक्शन इन द पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड। तो बैलेंस शीट पीरियड के बाद के जो ट्रांजेक्शन है ऑडिटर को वो सारे ट्रांजेक्शन देखने पड़ेंगे। तो लार्ज ट्रांजेक्शन इन मेजर अकाउंट पर्टिकुलरली एज एट ईयर एंड मे बी लुक्ड इनटू टू आइडेंटिफाई एनी इरेगुलरिटीज इन दिस अकाउंट। तो ऑडिटर को जो है एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको ये भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन इन दी पोस्ट बैलेंस शीट जो पीरियड है उसको वो ट्रांजेक्शन भी एग्जामिन करने पड़ेंगे। और जो लार्ज ट्रांजेक्शन है इन मेजर अकाउंट पर्टिकुलरली एज एट ईयर एंड, तो ईयर एंड पे जो लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं मेजर अकाउंट में, बड़े बड़े अकाउंट में जो लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं ईयर एंड में, तो उसको ऑडिटर को ये भी देखना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। फिर रिव्यू पीरियोडिक स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बाकायदा पीरियोडिक स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सारे स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। तो देखना पड़ेगा कि सामने वालों को एडवांस तो दे दिया है, तो पता वो मेरे को पैसे वापस दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो असेस द रिकवरेबिलिटी ऑफ द एडवांसेस, वेरीफाई वेदर द एडवांसेस इज सिक्योर्ड एंड डिटरमाइन वेदर द सिक्योरिटी इज लीगली इन्फोर्सिबल, कि जो एडवांसेस है वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, और बाकायदा सिक्योरिटी को लीगली इन्फोर्सिबल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी। वो क्या सिक्योरिटी इफेक्टिव कंट्रोल में है कि नहीं है, तो ये सब भी देखना पड़ेगा। प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज है कि नहीं है, प्रॉपर्ली लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी है कि नहीं करी है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ का कंप्लायंस कराया है कि नहीं कराया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। और वेरीफाई वेदर इंश्योर दैट प्रॉपर प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैव बीन अप्लाइड इन व्यू ऑफ नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ टर्म। और इंश्योर करना कि प्रॉपर प्रोविजनिंग नॉर्म्स हैव बीन अप्लाइड, और इंश्योर करना कि कुछ एडवांसेस है जो एडवांसेस रिकवरेबल नहीं हैं या जो ओवरड्यू हो चुके हैं ज़रूरत से ज़्यादा और एनपीए के नॉर्म्स में आ चुके हैं, तो उस केस में प्रॉपर प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो है बैंक अप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही है इन व्यू ऑफ नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ टर्म्स coupled with irregular payment of interest. तो ensure the proper provisioning norms have been applied in view of non-observance of terms coupled with irregular payment of interest, default in repayment of installment। तो अगर default in repayment of installment है या irregular payment of interest है, तो उसके रिस्पेक्ट में फिर प्रॉपर प्रोविजनिंग नॉर्म्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ टर्म्स हो जाता है, मतलब नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ टर्म्स का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं जब टर्म्स का कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा है, और जब टर्म्स का कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा है और ओवरड्यू हो रहे हैं या एनपीए नॉर्म्स में जब वो क्लासीफाई हो रहे हैं, चेक करना पड़ता है कि
इंटरेस्ट का इरेगुलर पेमेंट हो रहा है क्या, क्या इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट नहीं हो रहा है टाइम पे, तो उस केस में प्रॉपर प्रोविजनिंग जो है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो है ये .com कंपनीज के एडवांसेस देखे। फिर आता है बैलेंसेस इन अकाउंट ऑफ बैंक सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री। तो जो बैंक है जो फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है, जो बैंक फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड है, उनके रिस्पेक्ट में जो है हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो बैलेंसेस इन अकाउंट ऑफ अ बैंक सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री। तो बैलेंसेस इन अकाउंट ऑफ बैंक सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री, तो जो फॉरेन कंट्री में जो बैंक सिचुएटेड है तो उसके रिस्पेक्ट में जो है हम बैलेंसेस को कैसे चेक करेंगे। तो वेरीफाई द लेजर बैलेंस इन ईच अकाउंट। तो वेरीफाई लेजर बैलेंस इन ईच अकाउंट विथ रेफरेंस टू बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। तो जो लेजर बैलेंस है वो लेजर हमारे ईच अकाउंट में है विथ रिस्पेक्ट टू बैंक कंफर्मेशन, हमको ये देखना पड़ेगा। तो लेजर बैलेंस जो हमारा ईच अकाउंट में है हमको चेक करना पड़ेगा बैंक के कंफर्मेशन सर्टिफिकेट से, या एंड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एट द ईयर एंड रिव्यू करना पड़ेगा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द फॉलोइंग। जो हमारे जो लेजर बैलेंस है, हमारे जो लेजर बैलेंस में बाकायदा फॉरेन कंट्री जो हमारे बैलेंसेस है, बैलेंसेस इन अकाउंट ऑफ अ बैंक सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंपनी। तो जो बैलेंसेस है, तो इधर बात कर रहे हैं कि वेरीफाई द लेजर बैलेंस इन ईच अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू बैंक कंफर्मेशन। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस वो जो बैंक है फॉरेन कंट्री में इस्टेब्लिश है, तो हम बैंक कंफर्मेशन सर्टिफिकेट लेंगे और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से हम उसको चेक करेंगे और रिव्यू करेंगे द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द फॉलोइंग। तो हम रिव्यू करेंगे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और पे करेंगे पर्टिकुलर अटेंशन टू द फॉलोइंग। एग्जामिन दैट नो डेबिट फॉर चार्जेस और क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एंड ऑल द आइटम विच ऑट टू हैव बीन टेकन टू रेवेन्यू फॉर द ईयर हैव बीन सो टेकन। तो हम रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को रिव्यू करेंगे और हम प्रॉपरली ध्यान देंगे कि नो डेबिट, तो डेबिट किसका, नो डेबिट ऑफ चार्जेस और क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग। तो नो डेबिट फॉर चार्जेस और क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एंड ऑल द आइटम विच ऑट टू हैव बीन टेकन टू रेवेन्यू फॉर द ईयर हैव बीन सो टेकन एंड ऑल द आइटम विच ऑट टू हैव बीन टेकन। तो जो भी सारे आइटम लेने थे वो हमने सारे ले लिए हैं। तो इधर डेबिट फॉर चार्जेस की बात ये है और क्रेडिट ऑफ आउटस्टैंडिंग की बात ये है कि जो बैंक का बैलेंस है, बैंक के बैलेंस पे बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तब जब इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करा जाता है और उस पर चार्जेस को डेबिट किया जाता है। तो एंड ऑल द आइटम विच ऑट टू हैव बीन टेकन टू रेवेन्यू फॉर द ईयर हैव बीन सो टेकन। दिस शुड बी पर्टिकुलरली ऑब्जर्व व्हेन द बिल्स कलेक्टेड। ये तब हमको ऑब्जर्व करना चाहिए जब बिल्स कलेक्ट किए जाते हैं एक्सेट्रा एंड आर क्रेडिटेड विथ नेट अमाउंट एंड एंट्रीज फॉर कमीशन एक्सेट्रा आर नॉट पेड सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एग्जामिन दैट नो डेबिट फॉर चार्जेस और क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एंड ऑल द आइटम विच ऑट टू हैव बीन टेकन टू रेवेन्यू हैव बीन सो टेकन। इतना भी अगर हमने पढ़ लिया हो तो ये भी चलेगा, क्योंकि हमको एक कंटेंशन तो समझ में आ गया है कि सारे आइटम्स, कुछ भी आइटम्स सब मिस नहीं होना चाहिए। बट ये है कि हमको ये ऑब्जर्व कब करना चाहिए, जब हम बिल्स कलेक्ट करते हैं उस केस में। एग्जामिन दैट नो चेक सेंट और रिसीव्ड इज क्लियरली इज आउटस्टैंडिंग इन क्लियरिंग इज आउटस्टैंडिंग। तो एग्जामिन दैट नो चेक सेंट और रिसीव्ड इन क्लियरिंग इज आउटस्टैंडिंग। तो हमको एग्जामिन करना पड़ेगा कि कोई सा भी चेक जो भेजा गया है या जो हमको रिसीव हुआ है वो जो क्लियरिंग में है वो आउटस्टैंडिंग नहीं। हमको एग्जामिन करना पड़ेगा कि सारे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो है सारे चेक, वो सारे चेक क्लियर हो चुके हैं और कुछ भी आउटस्टैंडिंग चेक्स नहीं है। एज पर द प्रैक्टिस प्रिवेलेंट अमंग्स बैंक एनी चेक रिटर्न अनपेड आर अकाउंटेड फॉर द सेम डे। एज पर द प्रैक्टिस प्रिवेलेंट अमंग बैंक एनी चेक जो रिटर्न हो जाता है अनपेड आर अकाउंटेड फॉर ऑन द सेम डे on which they were sent in clearing or on the following day। तो जो चेक रिटर्न हो जाता है अनपेड, तो चेक रिटर्न अनपेड, तो जो चेक रिटर्न अनपेड अकाउंटेड फॉर, तो बाकायदा वो अकाउंटेड फॉर हो जाते हैं या तो ऑन सेम डे ऑन विच दे वर सेंट इन क्लियरिंग और ऑन द फॉलोइंग डे। तो अकाउंट कब हो जाते हैं, या तो उसी दिन जिस दिन हमने इसको क्लियरिंग में भेजा, सेंट इन क्लियरिंग, या फॉलोइंग डे पे। तो डे ऑन विच दे वर सेंट क्लियरिंग
और फॉलोइंग डे, उसमें जो है ये अकाउंट फॉर हो जाना चाहिए. Examine that all bills or outstanding check sent for collection and outstanding as on the closing date have been credited subsequently. और एग्जामिन करना कि जो ऑल बिल और जो आउटस्टैंडिंग चेक है जो हमने सेंड करे थे फॉर कलेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन द क्लोजिंग डेट हैव बीन क्रेडिटेड सब्सिक्वेंटली. तो एग्जामिन करना कि सारे बिल और जो चेक है जो हमने सेंड करे थे फॉर कलेक्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो सब्सिक्वेंटली क्रेडिट हो चुके हैं, तभी तो जाकर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रॉपर बनेगा. फिर एग्जामिन द लार्ज ट्रांजेक्शन इन द इंटर बैंक अकाउंट पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द ईयर एंड टू इंश्योर डेट नो ट्रांजेक्शन हैव बीन पुट थ्रू फॉर विंडो ड्रेसिंग. तो एग्जामिन करना कि जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, तो जो लार्ज ट्रांजेक्शन है जो इंटर बैंक अकाउंट के जो भी लार्ज ट्रांजेक्शन है, तो एग्जामिन करना कि जो लार्ज ट्रांजेक्शन है इन इंटर बैंक अकाउंट पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द ईयर एंड टू इंश्योर डेट नो ट्रांजेक्शन हैव बीन पुट थ्रू फॉर विंडो ड्रेसिंग. तो हमको एग्जामिन करना है वो लार्ज ट्रांजेक्शन जो इंटर बैंक अकाउंट के है, पर्टिकुलरली जो ईयर एंड पे जो लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं, और इंश्योर करना है कि नो ट्रांजेक्शन हैव बीन पुट थ्रू फॉर विंडो ड्रेसिंग, कि कोई से भी ट्रांजेक्शन पुट थ्रू फॉर विंडो ड्रेसिंग नहीं होना चाहिए. ऐसा इंश्योर करो कि कोई से भी ट्रांजेक्शन विंडो ड्रेसिंग वाले ट्रांजेक्शन नहीं है. चेक ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंस इन द डिपॉजिट अकाउंट. तो ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंसेस, तो चेक ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंसेस इन डिपॉजिट अकाउंट इन एडिशन टू कंफर्मेशन सर्टिफिकेट. कंफर्मेशन सर्टिफिकेट से तो हम चेक कर ही लेंगे बैलेंसेस को, प्लस ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिप्ट से भी हम उसको चेक करना है. तो इन एडिशन टू कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, चेक करो ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैलेंसेस इन डिपॉजिट अकाउंट इन एडिशन टू कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, कि जो हमने बैंक से ऑब्टेन करे हैं कंफर्मेशन सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको ये चेक करना है कि जो डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है बाद में वो डिपॉजिट रिसिप्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं. तो चेक करना ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिप्ट्स भी. चेक वेदर दिस बैलेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी, क्योंकि बैंक तो फॉरेन में सिचुएटेड है. तो ये जो बैंक फॉरेन में सिचुएटेड है तो बैंक बैलेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड इंश्योर कंप्लायंस विद द रिलेवेंट एज. तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन ख़त्म करे हैं और 52 मिनट्स में से हमारे 4 क्वेश्चन हुए हैं. बट पॉइंट ये है कि बैंक थोड़ा सा तो ट्रिकी है, बाद में भले ही ईजी हो जाता है, पर बैंक में कुछ हद तक हमको याद करने का है. तो याद करने का है तो हमको मेजर टाइम हमको मल्टीपल लेवल पे हम उसको अटर करना पड़ेगा और अटर कर करके ही ये चीज़ें ख़त्म होगी. तो हमने बैंक में तो चारों क्वेश्चन को रिवाइज लेते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं पर 4 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट है, तो एक तरीके से फिर वो 8 क्वेश्चन हो गए. तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि इनकम फ्रॉम डिविडेंड के रिस्पेक्ट में, हमने जो डिविडेंड के रिस्पेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि कोई प्रूडेंट प्रैक्टिस नहीं होती है टू ट्रीट द शेयर ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अनलेस दे आर एक्चुअली रिसीव्ड. मतलब कैश बेसिस पे आप जो है कॉर्पोरेटिव बॉडी के जो शेयर है और म्यूचुअल फंड के जो है वो यूनिट्स है, आप यूनिट्स को कॉर्पोरेट बॉडी के शेयर को और यूनिट्स को आप कैश बेसिस पे करना है और एक्रूअल पे नहीं करना है. ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली इनकम फ्रॉम शेयर ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज़ और यूनिट जो म्यूचुअल फंड के हैं वो कैश बेसिस पे आपको बुक करना है. अब कॉर्पोरेटिव बॉडी के शेयर आ गए हैं तो हम चेक कर लेते हैं कॉर्पोरेटिव बॉडी के जो है डिवेंचर और बॉन्ड भी होंगे और गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आ गई. तो जब कॉर्पोरेटिव बॉडी के डिवेंचर और बॉन्ड है तो उसमें बोला गया है कि वो तो तुम एक्रूअल बेसिस पे करो, क्या दिक्कत है, उसको तुम एक्रूअल बेसिस पे करो. और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में भी उसको बोला है कि ठीक है आपने एडवांसेस दिए हैं, सिक्योरिटी परचेस करी है और एडवांसेस दिए हैं, तब उसको एक्रूअल बेसिस पे बुक करो. तो वेयर इंटरेस्ट रेट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट आर प्री डिटरमाइंड एंड इनकम कुड बी बुक ऑन एक्चुअल बेसिस प्रोवाइडेड इंटरेस्ट इज सर्व्ड रेगुलरली. बाकायदा अगर आपको इंटरेस्ट सर्व हो रहा है रेगुलरली और कुछ अरियर में नहीं है तो बाकायदा आप उसको बुक करो. अब इट वॉज फर्दर हाउएवर क्लेरिफाइड. अब वो क्लेरिफाई क्या हुआ कि जो बैंक है वो जो कॉर्पोरेटिव बॉडी के शेयर जो है सिक्योरिटीज़, अब उसने कॉर्पोरेटिव बॉडी के शेयर डिवेंचर बॉन्ड की बात नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट बोल रहा है कॉर्पोरेटिव बॉन्ड की सिक्योरिटीज़. उस सिक्योरिटीज़ को आप एक्रूअल बेसिस पे बुक कर सकते हो. अब सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी में जो डिवेंचर और बॉन्ड है वो तो पहले से ही एक्रूअल बेसिस पे बुक हो रहे थे, तो बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेटिव बॉडी के शेयर जो है वो शेयर जो है आप एक्रूअल बेसिस पे बुक कर सकते हो.
आप एक्रूअल बेसिस बुक कर सकते हो। तो हाउ क्लेरिफाइड दैट द बैंक मे बुक इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस ऑन सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, अब अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर जो इंटरेस्ट का है जो पेमेंट और प्रिंसिपल का रिपेमेंट है अगर गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसके रिस्पेक्ट में गारंटी दे के रखी है तो मैं तो उसको एक्रूअल बेसिस पे बुक करने को तैयार हूँ, तो बुक कर लिया जाएगा। पर अब एक्रूअल बेसिस पे बुक कर लिया जाएगा तो डिविडेंड और जो इनकम है, शेयर पे जो इनकम है उसको हम एक्रूअल बेसिस पे बुक करेंगे। अब जब एक्रूअल बेसिस पे बुक करेंगे तो 2 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो कंपनी के द्वारा डिविडेंड डिक्लेयर हो एजीएम में, और प्लस ओनर का राइट भी स्टैब्लिश हो जाना चाहिए ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। ये दोनों चीज़ें AS 9 के अकॉर्डिंग में भी, AS 9 में भी ऐसे ही होता है। अगर ये दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश होती है तब जाके जो है हम एक्रूअल पे इसको बुक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो ऐसा हुआ था कि जो आफ्टर द ईयर एंड अगर कुछ डिक्लेरेशन हुआ है तो ईयर एंड पे तो कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ ना और राइट इस्टेब्लिश नहीं हुआ ना ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, तो आप उसमें फिर कैश बेसिस पे एक्रूअल बेसिस पे नहीं कर सकते, आपको कैश बेसिस पे करना पड़ेगा। और जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है वो तो उसको आपको कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड करना है। फिर कंजर्टिव मेंबर की बात आई थी। कंजर्टिव मेंबर में ये बोला गया है कि 50 करोड़ में उसका शेयर 10 करोड़ का था। अब जो है सेवरल जो बैंक है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ बैंक वर्क करती है और एडवांसेस देती है लार्ज कस्टमर को इन द सेम कंडीशन, उस सेम कंडीशन पे जिस सेम कंडीशन पे ये 50 करोड़ इशू करेंगे, और सेम कंडीशन एंड सिक्योरिटी पर उनके जो राइट है वो प्रोपोर्शनेट रहते हैं। अब उस केस में क्या होता है, पर जो है ईच बैंक वो क्लासीफाई करेगी अपने एडवांसेस को, जो उसने एडवांसेस प्रोपोर्शनेटली दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ओन एक्सपीरियंस ऑफ रिकवरी एंड अदर फैक्टर। तो रिकवरी और अदर फैक्टर्स को देखते हुए जो है जो उसने एडवांसेस दिए हैं उसको NPA बुक करेगी रादर देन लीड्स जो है बैंकर के सर्टिफिकेट से। तो उसके एक्सपीरियंस उसको लग रहा है कि जो इंटरेस्ट है 1.75 करोड़ के डेबिट हो चुके हैं पर क्रेडिट 1.25 करोड़ का ही आ रहा है। तो ये तो हो रहा है कि डिस्पाइट ऑफ द सर्टिफिकेट, अगर वो बोल रहा है भले ही सर्टिफिकेट बोल रहा है परफॉर्मिंग का जो है, पर हम तो इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही बुक करेंगे। फिर इनकम रिकॉग्नाइज ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हमने बात करी थी कि जो NPA है, तो देखो मास्टर सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा कि मास्टर सर्कुलर RBI इशू करती है। मास्टर सर्कुलर किसके रिस्पेक्ट में, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। मास्टर सर्कुलर किसके रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिंग टू प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब ये जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग रिलेटिंग टू एडवांसेस, द बैंक में बुक द फॉलोइंग मैनर। तो किस तरीके से जो है बैंक एडवांसेस के रिस्पेक्ट में है ना प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कि एडवांसेस का इनकम रिकॉग्निशन कैसे करे, एडवांसेस के रिस्पेक्ट में क्लासिफिकेशन कैसे करे और प्रोविजनिंग कैसे करे। तो एडवांसेस के रिस्पेक्ट में इनकम रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग कैसे करे, इसके प्रूडेंशियल नॉर्म्स RBI ने सर्कुलेशन के थ्रू बता के रखे, सर्कुलर के थ्रू। अब बैंक कैसे क्लासीफाई कर सकती है, जो NPA है उसकी इनकम को तो एक्रूअल बेसिस पे ही बुक करना है, पर अगर बैंक ने कुछ एडवांसेस दिए हैं, पर अगर ये सिक्योर्ड बाय द टर्म डिपॉजिट है, NSC है, इंदिरा विकास पत्र है या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिस्पेक्ट में है और अगर सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है, तो फिर यार भले वो NPA हो जाए पर मैं उसको एक्रूअल बेसिस पे ही बुक करूंगा। इंटरेस्ट में टेक टू इनकम ऑन द ड्यू डेट पे आप इनकम उसको बुक कर सकते हो। अब फीस और कमीशन है, अगर कुछ रीनेगोशिएशन और रीशेड्यूलमेंट होता है आउटस्टैंडिंग डेप्ट का, तो जो एक्सटेंडेड पीरियड है, जो भी उस पर्टिकुलर पीरियड है, उस पर्टिकुलर पीरियड में जो फीस एंड कमीशन है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज हुआ जाता है। अब इफ़ द गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, अगर मैं कोई सी एडवांसेस दिए जो गवर्नमेंट गारंटीड है, अगर कुछ एडवांसेस दिए हैं जो गवर्नमेंट से गारंटीड है, तो उसको मैं NPA बुक कर सकता हूँ। द इंटरेस्ट ऑफ सच एडवांसेस शुड बी टेकन इनटू इनकम, हाँ सॉरी, उसको मैं इनकम बुक कर सकता हूँ, पर उसको मेरे को भले ही वो गवर्नमेंट गारंटीड है बट मैं उसको कैश बेसिस पे ही जो है उसको इनकम बुक करनी पड़ेगी। भले ही गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस NPA हो चुके हैं तो मेरे को इनकम जो है कैश बेसिस पे ही बुक करनी पड़ेगी। एक हमने गवर्नमेंट गारंटी का हमने नहीं पढ़ा था, एक हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पढ़ा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे हम तो एक्रूअल बेसिस पे कैश जो है इनकम बुक करेंगे, या अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट का पेमेंट या प्रिंसिपल का रीपेमेंट के बारे में जो है गारंटी दे के रखी है, तो ये जो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस नहीं है, ये गवर्नमेंट ने इसके रिस्पेक्ट में अगर गारंटी दे के रखी है तो हम उसको एक्रूअल बेसिस पे बुक कर लेंगे। अब अगर गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस NPA हो जाते हैं, हमने जो एडवांसेस दिए जो गवर्नमेंट गारंटीड थे अगर वो NPA हो जाते हैं, तो उस केस में जो है इनकम है वो तो कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड होगा। अगर ड्राफ्ट पे कर रहे हैं विदाउट एडवाइस, तो इसमें हमने ये समझा था कि ये जो बैलेंस है ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, जो ये रिप्रेजेंट करता है पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ ड्राफ्ट इशूड। जो पेमेंट करा जाता है वो ऑन अकाउंट ऑफ ड्राफ्ट इशूड करा जाता है, पर उसके रिस्पेक्ट में रिलेवेंट एडवाइस मिली नहीं और हमने पेमेंट कर दिया, तो ये बैलेंस वो बताता है कि जो हमने ड्राफ्ट पे कर दिया विदाउट एडवाइस। अब ऐसा हो सकता है कि एडवाइस हमको बाद में मिल जाए,
पर फिर भी हमको इंटरनल कंट्रोल इसके रिस्पेक्ट में चेक करने पड़ेंगे। हमको चेक करना पड़ेगा कि ड्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी, कि ड्राफ्ट ऑथेंटिक था कि नहीं था। तो इसके किसके रिस्पेक्ट में हमको सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, हमको कंप्लीटनेस और करेक्टनेस के रिस्पेक्ट में हमको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। और इंटरनल कंट्रोल हमने ये देखा ऑथेंटिसिटी ऑफ ड्राफ्ट में। फिर इंटरनल कंट्रोल हमने ये देखा कि भैया जो ड्राफ्ट हमने जो पे करे हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमको एडवाइस नहीं मिली है, तो क्या हमको एडवाइस सब्सिक्वेंटली मिली है कि नहीं मिली है, और अगर नहीं मिली है तो बाकायदा हम उसको रीज़नेबल टाइम में हम रिमाइंडर्स को सेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रीज़न अगर मेरे को एडवाइस नहीं मिल रही तो रीज़न रिकॉर्ड करें कि रीज़न की क्यों एडवाइस नहीं दी जा रही है और क्यों इसके रिस्पेक्ट में पे हो गया है। अब जो कंपोजिशन है बैलेंस का, तो द ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर आइटम अपियरिंग इन दिस अकाउंट, तो जो आइटम है जो इस अकाउंट में अपियर है वो सब्सिक्वेंटली क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही ऑन सब्सिक्वेंट रिसिप्ट ऑफ एडवाइसेस। और अगर नहीं आती तो हमको बाकायदा रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ता है। इट शुड बी यूजफुल टू हैव रिकॉर्ड, और बाकायदा जो पेई ऑफ सच ड्राफ्ट है वो पेई ऑफ सच ड्राफ्ट का नेम और वो कहाँ, तो जो उसका एड्रेस है उसका एड्रेस को भी रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। और ऑडिटर को इसके रिस्पेक्ट में बाकायदा कन्फर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू सच आउटस्टैंडिंग केसेस, और अगर कुछ आउटस्टैंडिंग केसेस जिसमें एडवाइसेस आउटस्टैंडिंग है तो ऑडिटर को बैंक से इस रिस्पेक्ट में कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। अब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जो है ये जो ऐसा अकाउंट है जिसमें अनसरप्लस पर्सन जो है फ्रॉड कमिट करते हैं, और जनरली ये फाइनल बैलेंस शीट में बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इंटर ब्रांच में कुछ या तो डेबिट में फ़र्क आ रहा है, जैसे डिफरेंस बिटवीन इंटर ब्रांच डेबिट एंड क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट में फ़र्क आ रहा है तो जिससे एडजस्टमेंट क्रिएट हो रहा है। और बेसिकली इसमें जो ट्रांजिट वाले आइटम होते हैं ऑन द क्लोजिंग डेट, वो ट्रांजिट वाले आइटम ऑन द क्लोजिंग डेट जो होते हैं वो क्लोजिंग डेट पे जो है वो ट्रांजिट वाले आइटम से रिकन्सिलेशन क्रिएट होता है। तो हमको वेरिफिकेशन में हमको क्या देखना है, हमको वेरिफिकेशन में ये देखना है कि ब्रांच एडजस्टमेंट तो करना बहुत ज़रूरी है, तो हमको रिकन्सिलेशन तो करना पड़ेगा। तो हमको ये देखना चाहिए कि ये जो ब्रांच अकाउंट है वो पीरियोडिकली रिकन्साइल होता है कि नहीं होता है, कि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट एंड ऑफ द ईयर ही होता है। इधर क्लोजिंग डेट बोला है कि क्लोजिंग डेट में कुछ ट्रांजिट आइटम्स रहते हैं, तो हम इंश्योर करते हैं, वेरीफाई करना चाहिए ऑडिटर को कि जो ब्रांच अकाउंट है वो पीरियोडिकली रिकन्साइल होता है कि नहीं होता है, और जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो एडजस्टमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं। अगर कुछ रिवर्सल एंट्रीज करी है तो ये चेक करो कि जो रिवर्सल एंट्री करी है अंडर प्रॉपर ऑथराइजेशन हो, और हर एक रिवर्सल एंट्री का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो और एक एविडेंस हो। हर एक एडजस्टमेंट का एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए हर एक एडजस्टमेंट का, और हर एक रिवर्सल एंट्री का भी एक्सप्लेनेशन और एविडेंस होना चाहिए, और प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर में रिवर्सल करना चाहिए। फिर हमने .com कंपनीज़ के रिस्पेक्ट में पढ़ा था कि .com कंपनीज़ के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा जब हम लोन देते हैं .com कंपनीज़ को तो हमको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि वो अपनी उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से बाकायदा सैंक्शन लेटर इशू होकर सामने वाले को जो है वो लेटर जाता है कि नहीं जाता है। अब अगर सामने वाले को सैंक्शन लेटर चले गया तो सैंक्शन लेटर में सब चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए कि लिमिट ऑफ बोरिंग कितनी है, सिक्योरिटी का नेचर क्या है, कितने मार्जिन टू बी केप्ट, और इंटरेस्ट और टर्म्स ऑफ रिपेमेंट क्या है। तो ये सब चीज़ें होती है। चेक करना पड़ता है कि सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, सारे लोन डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर कंपनी लोन दे रही है तो बाकायदा रिजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पास करा है कि नहीं करा है, और बाकायदा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये शो करता है कि भैया बिजनेस कमेंस हो चुका है। हमको उनके बिजनेस प्लान को देखना है, हमको रिवेन्यू मॉडल को देखना है, हमको ये देखना है कि फंडिंग कैसे करते हैं या सिर्फ लोन पे ही डिपेंड है कि खुद से भी कुछ जनरेट करते हैं। एग्जामिन करना है कि सिक्योरिटी अगर मॉर्गेज के फॉर्म में है तो मॉर्गेज डीड, और मॉर्गेज डीड इंग्लिश मॉर्गेज में, और लेटर ऑफ इंटेंट इक्विटेबल मॉर्गेज के अलावा हमको ये देखना पड़ता है कि चार्ज का रजिस्ट्रेशन होता है हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको ये देखना पड़ता है कि जो ऑपरेशन है अकाउंट का वो एक्सीड तो नहीं है, वो स्टैगनेंट, देख एक तो ओवर नहीं होना चाहिए और फ्लक्चुएट भी होना चाहिए, तो स्टैगनेंट भी नहीं रहना चाहिए, तो ओवर भी नहीं होना और स्टैगनेंट भी नहीं होना। और हमको ये देखना चाहिए कि जो वो ड्रॉ कर रहा है एडवांसेस अगेंस्ट डिपॉजिट विच आर नॉट फ्री फ्रॉम लीन, तो जो लीन में है, जो डिपॉजिट लीन में है उसके अगेंस्ट में तो एडवांसेस नहीं हो रहे हैं, तो डिपॉजिट तो उसके अगेंस्ट में तो डिपॉजिट जो उसके अगेंस्ट में तो जो एडवांसेस है वो तो ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग एडवांसेस अगेंस्ट डिपॉजिट जो लीन में, तो जो लीन डिपॉजिट के अगेंस्ट में तो कम से कम एडवांसेस ड्रॉ नहीं कर रहा है वो। और हमको ये चेक करना है कि अकाउंट जो है एडवांस वाले जो अकाउंट है वही चेक करना पड़ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये विंडो ड्रेसिंग में इन्वॉल्व है कि जो पहले रनिंग डाउट ओवरड्राफ्ट हो जाता है और ये शो कर देता है ईयर एंड हमने सारा पेमेंट कर दिया है, फिर अदर ईयर की बिगिनिंग में वापस वो ड्राफ्ट को वापस वो एडवांसेस ले लेता है। फिर एग्जामिन कि वो हेल्दी टर्नओवर है कि नहीं अकाउंट का, जो फ्रीक्वेंसी और अमाउंट ऑफ क्रेडिट है कि सिंस हमने उसको लिमिट दी है ना,
तो जो क्रेडिट्स है वो क्रेडिट कमेंसुरेट होते हैं कि नहीं होते हैं सैंक्शन लिमिट के अकॉर्डिंग या वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, और जो अनयूजुअल आइटम है उसको बाकायदा केयरफुली एग्जामिन करना पड़ता है, और कुछ अनहेल्दी ट्रेंड दिख रहे हैं तो उसको फर्दर एग्जामिन करना पड़ता है। ऑडिटर को शुड ऑल्सो कवर ट्रांजेक्शन इन द पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड, और पोस्ट बैलेंस शीट पीरियड जो बैलेंस शीट पीरियड के बाद के ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन को भी ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ता है। ये चेक करना पड़ता है कि जो मेजर अकाउंट में जो लार्ज ट्रांजेक्शन है वो जो ईयर एंड पे होते हैं, तो हमको ये चेक करना है तो लार्ज ट्रांजेक्शन इन द मेजर अकाउंट पर्टिकुलरली एज एट द ईयर एंड मे बी लुक्ड इनटू टू आइडेंटिफाई एनी इरेगुलरिटी इन दिस अकाउंट। हमको ये देखना है कि जो ईयर एंड पे जो लार्ज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो कुछ इरेगुलरिटी तो नहीं है, तो हमको ये देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमको चेक करनी पड़ती है, और हमको पीरियोडिक स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस द रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस ये देखने पड़ता है। फिर हमने देखा है कि वेरीफाई वेदर द एडवांसेस इज सिक्योर्ड, कि जो एडवांसेस है वो सिक्योर्ड है कि नहीं है, जो सिक्योरिटी लीगल इन्फोर्सेबल है कि नहीं है, और सारे चीज़ों का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि भी नहीं है, सिक्योरिटी इज़ इन इफेक्टिव कंट्रोल है कि नहीं वो सिक्योरिटीज़, एंड टू व्हाट एक्सटेंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हम दी गई है। तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि बैंक के इफेक्टिव कंट्रोल में है कि नहीं है, प्रॉपर प्रोविजनिंग नॉर्म्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इरेगुलर रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो या डिफ़ॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो, तो प्रॉपर ये देखना पड़ता है कि प्रॉपर प्रोविजनिंग नॉर्म्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो जो बैंक अकाउंट है जो फॉरेन कंट्री में है तो हमको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और बैंक कन्फर्मेशन से हमको लेजर बैलेंस को चेक करना पड़ता है। तो ये भी हमको देखना पड़ता है कि रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जो है सारे आइटम्स को इंक्लूड करें, भले ही वो चार्जेस के जो कोई भी चार्जेस का, भले वो चार्जेस का अमाउंट हो, भले ही वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो, सारे को ऑट टू हैव बीन टेकन, सबको टेक कर लिया हो, कुछ भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो कोई भी आइटम झूठा नहीं होना चाहिए और कोई सा भी आइटम छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि एग्जामिन डेट नो चेक सेंड और रिसीव इन क्लियरिंग, कुछ भी चेक जो है हमने सेंड करा है या रिसीविंग करा है वो क्लियरिंग पर आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, वो आउटस्टैंडिंग फॉर क्लियरिंग नहीं होना चाहिए, सारे चेक्स जो है वो अकाउंटेड फॉर हो जाने चाहिए। तो भले ही अगर कुछ चेक रिटर्न हो चुके हैं अनपेड तो उसको अकाउंट फॉर हो जाना चाहिए, या तो उसी दिन या तो नेक्स्ट डे। और सारे जो बिल्स है और आउटस्टैंडिंग चेक है जो सेंड फॉर कलेक्शन है एंड आउटस्टैंडिंग एज ऑन क्लोजिंग डेट, हमको चेक करना चाहिए कि जो बिल आउटस्टैंडिंग है ऑन सेंड फॉर कलेक्शन, तो बिल जो है सेंड फॉर कलेक्शन, बिल या आउटस्टैंडिंग चेक जो हमने कलेक्शन के लिए भेजे थे तो वो क्रेडिट हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं सब्सिक्वेंटली। तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी जो हमने चेक सेंड करा है या रिसीव करा है और जो क्लियरिंग पे आउटस्टैंडिंग है, तो जो हमने चेक सेंड करा है और रिसीव करा है जो क्लियरिंग पे आउटस्टैंडिंग है, तो जो चेक रिटर्न हाँ, तो ये जो क्लियरिंग जो एग्जामिन हम जो कर रहे हैं कि जो हमने कोई भी चेक सेंड करा है वो रिसीव करा है वो क्लियरिंग पे आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। तो नो चेक सेंड और रिसीव इन क्लियरिंग इज आउटस्टैंडिंग। और एज पर द प्रैक्टिस प्रिवेलेंट अमंग बैंक, जो हम चेक रिटर्न कर रहे हैं अनपेड, जो चेक रिटर्न हो रहा है अनपेड, उसको भी अकाउंट फॉर कर लो आइदर ऑन द सेम डे, तो ऑन द सेम डे व्हेन दे वर सेंट इन क्लियरिंग और ऑन द फॉलोइंग डे। फिर हमने पढ़ा है कि जो बिल्स है और आउटस्टैंडिंग चेक है जो हमने सेंड फॉर कलेक्शन है वो क्रेडिट हो चुके हो सब्सिक्वेंटली। और इस तरीके से हमने देखा कि जो लास्ट ट्रांजेक्शन है तो हमको ये देखना पड़ेगा जो लास्ट ट्रांजेक्शन जो ईयर एंड पे होते हैं हमको इंश्योर करना पड़ता है कि कोई ट्रांजेक्शन उसमें विंडो ड्रेसिंग वाले नहीं होने चाहिए। और ओरिजिनल डिपॉजिट रिसिप्ट हमने कन्फर्म बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट से हमने बैलेंस को तो कन्फर्म कर लिया, पर कुछ आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट थे तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि बाकायदा डिपॉजिट रिसिप्ट से कि वो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, और जो है बैलेंस जो है वो इंडियन करेंसी में बाद में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं करते हैं ऑन द बैलेंस शीट डेट। एंड इंश्योर करना कंप्लायंस विद द एज, कि बाकायदा कंप्लायंस विद एज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये 4 क्वेश्चंस को हमने समझा है। अगर देखा जाए तो ये 4 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट अगर हम माने कि हर एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट करते हुए हमने इस बैंक के चैप्टर को करा है, क्योंकि बैंक का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से हमने 4 क्वेश्चन में इतना वेटेज दे दिया है। बाकी के इसमें 24 क्वेश्चन है, हम ट्राई करेंगे कि इसको हम फटाफट तरीके से कर लें। और जब आपको लगता है, सिंपल सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही डिटेल में जा रहा है या बहुत ही बार बार उसका अटरेंस हो रहा है, तो आप उसको इंटू 2 कर सकते हो या उसको आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये चैप्टर चलेगा। तो ये ऑडिट ऑफ बैंक थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज आ जाती है, तो थोड़ा सा वो लग जाता है टाइम इसमें, और मुझे बार बार
इसलिए बोलना पड़ता है ताकि वो एक फ्लो बैठ जाए, आपको भी फ्लो बैठ जाए, मेरे को भी फ्लो बैठ जाए। नहीं तो एक बार रिविजनल लेक्चर जो सुन के एक बार मैं रिवीजन में तो एक बार मैं पढ़ के रिवीजन तो पूरा करवा सकता हूँ, पर पॉइंट ये है कि वो चीज़ रिटेन नहीं रहती जब तक उसी पॉइंट को मैंने 3 से 4 बार उसको अटर नहीं करा हो, तो वो दिमाग में बैठता भी नहीं है। रिवीजन लेक्चर देखने में यही है कि हमको दिख तो जाता है कि हमको सब कुछ आ गया है, पर एक्चुअली में जब हम देखते हैं कि जब हमने 21 क्वेश्चन को अगर हम एक साथ अगर मैं एक बार में बना देता, तो वो 21 क्वेश्चन लगता तो सही मैंने पढ़ लिए हैं, बट वो 21 क्वेश्चन में ऐसा नहीं कुछ रिटेन वाला फॉर्म नहीं रहता। बट इन 4 क्वेश्चन में मैं उसको बार बार अटर करा है, घंटे भर में उसको कवर करा है। हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें थोड़ा सा रिटेंशन लेवल बढ़ जाएगा, और अगर आपको लग रहा है कि और स्पीड बढ़ानी है तो बता दीजिएगा। और सिंस अभी ऐसे कुछ कमेंट आ नहीं रहे हैं, तो मेरे को जो अप्रोप्रिएट लग रहा है मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, और बाकी जो फिर आपके कमेंट्स आएंगे, भले आप लाइक करें नहीं करें, पर अगर जो भी कमेंट्स आएंगे उस कमेंट से पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से अब मुझे आगे बढ़ना है। तो थैंक यू।